हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? ओके, मोस्टली सबने ज्वाइन कर ली है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। आज अटेंडेंस भी ठीक है, अच्छी है, मैक्सिमम स्टूडेंट है। टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं, एक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। लेकिन जो नेक्स्ट थर्ड टॉपिक होगा और आज वाला, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आज वाला आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो नेक्स्ट वाला थोड़े से डिफरेंस के साथ है, बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक है। 80% यही टॉपिक मिलता जुलता होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सारे इस 2 ही चैप्टर हैं फाइनल के पोर्शन में, तो हर टॉपिक का वेटेज है इसका। तो आज सेकंड सेक्शन में भी कोशिश करें सारे कनेक्ट रहें, ठीक है। ये नेट को मेंटेन करके रखना आप लोगों का काम है। इजी टॉपिक है, मुश्किल भी नहीं है, तो साथ साथ जहाँ समझ ना आए तो साथ साथ कोशिश करें, पूछा करें, इंटरेक्ट किया करें, ठीक है। कहीं पे भी रोक के जो है। आज से वो माइक्रोस्कोप ने डिस्कस करनी है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब हमने इसमें हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में इन दोनों के बारे में पढ़ा था, ये कब इन्वेंट हुई थी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग। 1981 से 85 6 में, इन 5 सालों में ये दोनों के वन एक एक करके दोनों इन्वेंट हुई हैं। 80s में यानी कि हुई, आप कह लेंगे, ठीक है। और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। सेम से हमें एक तो है एडवांटेज भी कुछ थे, कुछ ड्रॉबैक थे। तो क्या एडवांटेज थे सम सेम के बताते हैं, थोड़ा पता चले आप भी फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिलहाल बताने हैं उसके क्या थे। कोई नहीं, ड्रॉबैक क्या थे सेम के, चले वो बता दें, उन्हीं को लेके आगे चलते हैं कि क्या उसमें ड्रॉबैक। जी, आवाज़ नहीं आई आपकी दोबारा। सिस्टम का एडवांटेज है कि इसमें स्पॉट साइज जो डायमीटर होता है उसका 0.4 नैनोमीटर टू 5 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है। और ये जी स्पॉट सर। साइज होना, इसका क्या फायदा क्या है लेना, अभी क्लियर नहीं होगा, ये फायदा बताएंगे तभी ये आपका पॉइंट क्लियर होगा ना, कि एडवांटेज क्या है स्पॉट साइज इतना इतना होने का। कोई फायदा भी तो होगा ना, खाली स्पॉट साइज से हम कुछ नहीं कह सकते। इसको रिलेट करें इसके एडवांटेज के साथ। सर ये फोकसिंग स्पॉट साइज जो होता है ये लेंस मतलब फोकस करने पे उसकी पावर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, उसकी पावर हाई होगी सर तो 1 नैनोमीटर तक सर हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें। वन है, ये एडवांटेज है ड्रॉबैक है, लिमिटेशन क्या है, आप क्या इमेज करना चाहते हैं जो इससे नहीं हो सकता, ये ड्रॉबैक होता है कि सेम किन चीज़ों पे आके उसकी बस हो जाती है, लिमिट आ जाती है, फेल हो सर ये जाती हमें है कि ये जस्ट काम वो सर नहीं कर इसकी सकते। टॉप सरफेस टोपोग्राफी के बारे में बताती है और सर कंपोजिशन के बारे में। तो और आप क्या जानना चाहते हैं, शाबाश, सर ठीक है। हमें और एटम्स के इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि एटम्स के अंदर कंपोजिशन क्या यानी क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। एटम के अंदर स्ट्रक्चर क्या है वो कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं बता नो सकता सर, आपको, एटम्स ठीक है। किस तरह बॉन्ड ए- बना, यदि कौन कौन सा एटम कौन सा ये एटम भी है सर, इस के बारे नहीं, ये भी माइक्रोस्कोप नहीं बता सकती कौन कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। माइक्रोस्कोप का मतलब है देखना आपको, ठीक है ना। अब जैसे आप आयरन कॉपर हर मेटल को देख सकते हैं ना हम अपनी आंख से, क्या हम बता सकते हैं इनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग है। हमारी आंख भी तो एक माइक्रोस्कोप है, हम चीज़ों को देखते हैं, अल्लाह ताला ने इसमें भी हमें आंखों में लेंस रखे हुए हैं, ये सारा एक सिस्टम है, ठीक है। हमारी रेजोल्यूशन इतनी नहीं है आंख की, ठीक है, लेंस की जो है, अल्लाह ने एक कैमरा बनाया हुआ है कि हम माइनर डिटेल को नहीं देख सकते, ठीक है। एटम्स को या इवन एटम तो दूर की बात है, हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर तक साइज को हम देख सकते हैं, हंड्रेड्स भी नहीं, हंड्रेड्स तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ऑप्टिकल से। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वगैरह माइक्रोमीटर्स में चीज़ों को देख सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर या फ्रैक्शन मिली, इतनी छोटी छोटी चीज़ देख सकते हैं ना, इससे कम को हम नहीं क्लियरली देख सकते। तो रेजोल्यूशन की इसकी लिमिट आ जाती है फ्यू नैनोमीटर तक है, लेस देन 1 नैनोमीटर हम सेम से नहीं देख सकते, वो एटॉमिक रेजोल्यूशन होती है लेस देन 1। जब कम करते जाए ना साइज, तो एटम का साइज क्या है, लेस देन 1 कह सकते हैं ना, लेस देन 1 होता है, ऐसे ही कहते हैं ना, यस सर, क्यों, 0.3। क्योंकि 0.1 भी हो सकता है, 0.2 0.3 4 5 ऐसे, तो लेस देन 1 कह रहे हैं तो ये सेफ एक लिमिट है, ठीक है।
तो ये SEM बस की बात नहीं है। ज़ाहिर हर एक टेक्निक की एक लिमिट होती है। यही एक मेन था जिसकी बेस पे साइंटिस्ट ने अदर माइक्रोस्कोप पे काम किया, उनको इन्वेंट किया, और यही मेन वजह बनी, ठीक है। बाकी और ये सबसे एक मेन था, उसका ड्रॉबैक जो है, बाकी और भी हैं। वो फास्ट है, इसके एडवांटेज भी हैं। SEM फास्ट है, स्कैन साइज हम लार्ज एरिया पे कर सकते हैं एक वक्त में, एक वक्त में लार्ज एरिया पे कर, जिससे ऑप्टिकल लिथोग्राफी थी, एट अ टाइम हम बहुत सारे नैनो स्ट्रक्चर एक्सपोज कर सकते थे ना एट अ टाइम ऑप्टिकल में, जबकि ईबी में क्या करना पड़ता था, वन बाय वन, ऐसे ही था ना। तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास फिर क्या, इसमें स्कैन साइज जो आज हम माइक्रोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं, इससे लार्ज नहीं होगा। एक वक्त आप थोड़े छोटे से एरिया का स्कैन कर सकते हैं। स्कैनिंग करने से आप फ्यू माइक्रोमीटर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? फ्यू माइक्रोमीटर। जबकि सेम से कितना कर सकते हैं, स्कैन साइज ले सकते हैं? मिलीमीटर। हाँ, फ्यू टेंस ऑफ मिलीमीटर्स के, फ्यू मिलीमीटर से लेके फ्यू टेंस, ऐसा 10-20 मिलीमीटर के, 40 मिलीमीटर के, हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर में तो मुश्किल हो जाएगा, फ्यू टेंस तक। तो अब आपने फ्यू माइक्रोमीटर से फ्यू 10 मिलीमीटर में जाना है, तो कितने गुना आपका ये स्कैन साइज बड़ा होगा? फ्यू माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, 100,000 माइक्रोमीटर मिलीमीटर होता है, तो कम अज़ कम भी कि आपके 10,000 टाइम, ठीक है, ये आपके पास स्कैन साइज बड़ा सेम से ले सकते हैं इसके मुकाबले में। तो मेयर अब हम रेजोल्यूशन के हवाले से बात करेंगे। बाकी ये पैरामीटर जो पहले बताया, यहाँ पे भी इसका कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है। इससे एटॉमिक रेजोल्यूशन उसे कहता है कि 0.1 नैनोमीटर, ठीक है, लेटरल रेजोल्यूशन, एंड 0.01 नैनोमीटर डेप्थ रेजोल्यूशन हम इससे क्या ले सकते हैं। जो है लेटरल होता है सरफेस एरिया पे, ठीक है, एरिया की एक एटम को आपने देखना है, और इन डेप्थ जाना है तो डेप्थ में हम और भी ज़्यादा क्या 0.01 तक फर्दर क्या ले सकते हैं। तो एटॉमिक रेजोल्यूशन सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं हम इससे ले सकते हैं, जो है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अब इससे ये रेजोल्यूशन टेक्निक क्या, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होगी इसमें, ये इंट्रोडक्शन में बताया। 1981 में इन्वेंट हुई, नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। IBM आपको पता है अमेरिकन कंपनी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड मेमोरीज बनाती है, चिप्स बनाती है। ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। तो IBM की अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लैब्स हैं, अदर कंट्रीज़ में भी लैब्स हैं, ठीक है। तो ये ज्यूरिच में उसकी जो लैब है, वहाँ पे इन साइंटिस्ट ने क्या इसको इन्वेंट किया था, जो, ठीक है। ऑन लैब को IBM करती है, लेकिन कंट्री क्या स्विट्जरलैंड था, उसके कैपिटल में ये लैब थी। 81 में ये क्या इन्वेंट हुई। तो फिजिक्स का उस साल का जो नोबेल प्राइज़ है 86 का, 86 में दिया गया, 1 में इन्वेंट हुई। ये इतना लेट क्यों दिया जाता है नोबेल प्राइज़? उसी वक्त क्यों नहीं दिया जाता? मैंने बताया था एक दफ़ा आपको, जब इन्वेंशन हो जाती है, कभी 10 साल बाद दिया जा रहा है, कभी 5 साल बाद दिया जा रहा है, कभी। ग्राफीन कब इन्वेंट हुई थी? ग्राफीन 2004 में हुई थी ना, और नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला था? 10। 10 में, 6 साल बाद रफली, जो है। तो ये होता है कि जब इन्वेंशन होती है उस वक्त अभी साइंटिस्ट को अभी वो देखा जाता है कि हाँ ये इन्वेंशन आगे, उसके बारे में रिसर्च मजीद होती है, वाकई ये मेच्योर इन्वेंशन है, वाकई इसका कोई फ़ायदा है आगे रिसर्च में, इंडस्ट्री में। तो 4-5 साल 10 साल जब गुजरते हैं, तो वाकई जब पता चलता है कि नहीं ये जो इन्वेंशन है वाकई ये गैर मामूली है, तो गैर मामूली इन्वेंशन पे नोबेल प्राइज़ मिलता है। आम छोटी छोटी इन्वेंशन पे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला करता, राइट, जो गैर मामूली हो, ठीक है। और ये वाकई बहुत बड़ी है। जैसे GMR सेंसर इन्वेंट हुआ था, तो उसके बाद हार्ड डिस्क की मेमोरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी ना, मेगाबाइट से गीगा, गीगा से टेरा में चली गई थी, जो है। उस GMR सेंसर की उसी बेस पे GMR सेंसर बना था ना। और वो GMR इफेक्ट फ्रेंच साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, और जर्मन दोनों ने मिल के 1988 में। और नोबेल प्राइज़ कब मिला था GMR पे, याद है कोई? ये छोटे मोटे जो हमने कुछ इन्वेंशंस पढ़ते हैं ना, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए, जो है जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस में जो होती है। चलो और तो बहुत सारी हैं, हर एक को याद करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो सिलेबस से रिलेटेड बात हो रही है, 2007 में जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ था, वो GMR इफेक्ट इन्वेंट करने पे, उसकी बेस पे हार्ड डिस्क में मेमोरी में इतनी एडवांसमेंट आई, उस पर मिला। क्योंकि GMR पहले हुआ था, GMR पर ये भी इसको, इस इफेक्ट को फर्दर इम्प्रूव किया गया था, टनलिंग मैग्नेटो रेजिस्टेंस TMR, और फिर इस तरह से इसके बहुत सारे वर्जन हो रहा है। और तब जाके 1995 से लेके 2005 के दौरान, इन 10 सालों में, फिर इंडस्ट्री ने इस चीज़ को अडॉप्ट करके इन इफेक्ट्स को तो ह्यूज इंक्रीज़ की डेंसिटी में,
क्योंकि वो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन ज़रा लेट हुई। लेट तो अब नहीं कह सकते, क्योंकि जो पहले जी इफेक्ट हुआ था अभी इम्प्रूवमेंट बाकी थी, जो है ना, उन्होंने अभी बेसिक फर्स्ट टाइम एक ये इफेक्ट दिया था, फिर साइंटिस्ट ने डिफरेंट मटेरियल और यूज़ करके इस इफेक्ट को फर्दर इम्प्रूव किया। लेकिन फाउंडर तो वो थे फ्रेंच और जर्मन जो साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ उन्हीं का बनता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको बताया था। तो ये रीज़न होती हैं कि जब तक वो बाद में दुनिया रिसर्च देखती है, वाकई ये एक यूनिवर्सल लेवल की इन्वेंशन है, पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा है, कोई लोकली नहीं आपने अपने मुल्क के लिए कर दी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बस लोकली हालात में आपके काम आ सके, जो है, ठीक है, यानी उसका ऐसा रॉ मटेरियल ऐसा जो आपके मुल्क में अवेलेबल है, कोई सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, उस पूरी दुनिया में वो मटेरियल भी नहीं है और सारी दुनिया उसको अडॉप्ट भी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ है कि इस तरह से कई और फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें फिर ये रेजोल्यूशन कैसे लेना पॉसिबल होता है, नाम जैसे है स्कैनिंग, इसमें भी हम क्या स्कैन करेंगे सरफेस को, उसी तरह जिस तरह सेम में करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करते हैं, ठीक है, उसको सरफेस के ऊपर मूव कराते हैं, जितना एरिया स्कैन करना है सारे एरिया पे लाइन बाय रास्ता स्कैन कहते हैं, ठीक है, एक्स में और फिर वाई में। इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम की बजाय एक शार्प टिप लेंगे, शार्प मेटालिक टिप है। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, ये हमारे पास शार्प एक मेटालिक टिप है, ये सैंपल है, ये सैंपल की सरफेस है, अप्स एंड डाउन है, एक रफ सरफेस आपको जनरल शो की गई है, ठीक है। तो हम एक इतनी शार्प टिप लेते हैं जिसके एपेक्स पे नीचे जो उसका बॉटम एंड है जस्ट वन एटम हो, जैसा नीडल है ना, सुई होती है, कितना शार्प एंड होता है उसका, होता है ना, आम नीडल का भी सिलाई मशीन में या वैसे यूज सिरिंज में नीडल होती है, बड़ी शार्प होती हैं, तो ये एक्स्ट्रा शार्प होती है। ये भी डिफरेंट साइजेस की यूज़ होती हैं स्कैनिटरी माइक्रोस्कोप में। इसको हम क्या एक शार्प मेटालिक टिप इसमें यूज़ करते हैं। ये माइक्रोस्कोप का हेड होता है जिसके अंदर ये टिप फिक्स होती है, जैसे सिलाई मशीन है उसका एक होल्डर होता है, उसमें आप जो नीडल को फिक्स कर देते हैं तो आप स्टिचिंग करते हैं, नीडल अप एंड डाउन मूव करती है, आप उसके व्हील को घुमाते हैं मशीन के, तो नीडल अप एंड डाउन मूव करके स्टिचिंग कर रही होती है जो है। तो इसी तरह के एक होल्डर में टिप लगा दी जाती है ऊपर, तो अब हमने अप एंड डाउन टिप को नहीं मूव करना, बल्कि ऐसे एक्स वाई में करना है, स्कैन करवाना है इस तरह से, ठीक है, फिक्स कर देते हैं। अब सैंपल की उसे बहुत क्लोज ला के हमें स्कैन करना है, टच ना करे सैंपल को, इतना क्लोज लेके आना है सैंपल के कि ये फ्यू नैनोमीटर डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर से लेके मैक्सिमम फ्यू नैनोमीटर। तो ये इतना कंडीशन हो कि अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करें बिटवीन सैंपल एंड टिप, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाए फ्रॉम सैंपल टू टिप, ठीक है। तो क्लासिकली जब तक टिप टच ना करे करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम कहते हैं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सैंपल विल टनल टू टिप, एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन टनल करके दूसरे में चले जाए, पढ़ा हुआ है ना, टनलिंग, क्वांटम टनलिंग, क्वांटम मैकेनिक्स तो पढ़ी होगी ना। अब इस पे तो कोई स्टूडेंट नेगेट नहीं कर सकता कि मैंने ये नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स में टनलिंग इफेक्ट नहीं पढ़ा। अगर ये नहीं पढ़ा फिर क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ी आपने, जो है, ठीक है। नो सर, पढ़ा है हमने। चलें, शुक्र है, कोई तो आप लोगों ने माना भी है हमने पढ़ा है। तो वो ये कब होता है, जब फ्यू नैनोमीटर डिस्टेंस दो कंडक्टर, एनी दो, यहाँ तो हम सिर्फ टिप और सैंपल ले रहे हैं ना, ये कोई दो कंडक्टर ले हैं, उन्हें क्लोज ले हैं, वेरी क्लोज, और विद इन फ्यू नैनोमीटर लाएंगे तो टनलिंग करंट, क्योंकि और भी इसके फैक्टर्स हैं कि अगर आप 1 नैनोमीटर तक किसी सैंपल में आपको मिलेगा, किसी में 2 तक भी मिल जाएगा, किसी में 3 तक भी मिल जाएगा, तो ये कुछ और फैक्टर्स भी है जिन पर टनलिंग करंट क्या डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये तय है कि विद इन फ्यू नैनोमीटर आपने टिप को क्लोज लेके आना है। फ्यू में भी ये नहीं कि 1-2, ज़्यादातर मोस्टली 1-2-3 नैनोमीटर इस रेंज में रहते रहते आपको मिलता है। अब सेम में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन बीम फॉल कराते थे, प्राइमरी बीम, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को मेजर करते थे एज अ फंक्शन ऑफ टिप पोजीशन, यही करते थे ना, एज अ फंक्शन ऑफ टिप जी पोजीशन। सर। अब हमने क्या मेजर करना है, टनलिंग करंट एज अ फंक्शन ऑफ टिप पोजीशन। यहाँ पे टनलिंग करंट क्या है, यहाँ क्या, हम एटम टू एटम स्कैन करेंगे, यहाँ हमने स्लो स्कैनिंग करनी है, ठीक है। सैम की स्कैनिंग फास्ट होती है, ठीक है, वो फिनोमेना फास्ट है, आप बीम पास कराते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलते हैं और आप रैपिड स्कैनिंग कर सकते हैं। यहाँ आप ज़्यादा रैपिड स्कैनिंग नहीं कर सकते, रैपिड करेंगे तो आपको क्वालिटी या रेजोल्यूशन बेटर नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आपने क्या करना है, पहले एक एटम के ऊपर आए हैं, फिर दूसरे पे एटम टू एटम स्कैन करना है। इमेजिन करें कि ज़ाहिर 1 नैनोमीटर डिस्टेंस में 3 एटम होते हैं, तो आप क्या पहले एक एटम पे आना है, दूसरे पे, तीसरे पे, स्टेप बाय स्टेप, तेजी से इतना नहीं गुजरना कि आप एटम टू एटम सिग्नल ना मेजर कर सकें। अगर आप एटम को देखना चाहते हैं
तो एक वक्त में आपकी टिप भी इतनी शार्प होगी वो एक एटम के ऊपर ही आके लाई करे। अगर टिप नीचे शार्प नहीं होगी, वाइडर होगी, तो क्या होगा, वो एट अ टाइम एक एटम से करंट नहीं ना मेजर करेगी, मल्टीपल से करेगी ना एट अ टाइम। अगर ये टिप टूट जाए नीचे से, जैसे यहाँ तक मैं तोड़ दूं, नीचे वाले 3 एटम तोड़ दूं, अब सरफेस पे नीचे कितने एटम बचेंगे? 3 सर। 3। इसको भी एक को तोड़ूंगा 2, एक और लेयर टूट जाए 3, एक और लेयर टूट जाए तो 4, इस तरह बढ़ते जाएंगे ना, ऊपर जाते जाएंगे, तो एक एक लेयर इस तरह टूटती जाए, टिप क्या होती जाएगी, वाइडर होती जाएगी ना। तो जितनी टिप वाइडर होगी एट अ टाइम वो उतने ही एटम, अगर 4 है तो 4 एटम का टर्निंग करंट मेजर करेगी, तो वो उसको एवरेज फॉर्म में हमें बताएगी कि इतना करंट हो, ये नहीं बताएगी कि इस एटम से इतना आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। टिप क्लोज ला रहे हैं तो वो ओवरऑल टर्निंग करंट बता रही है। एक ही सिर्फ इसकी चॉइस है आपके पास कि टिप को एक एटम का करंट मेजर करना है तो टिप का भी एक ही एटम हो, तब वो 2 एटम इंटरेक्ट करेंगे और इस एटम से इस एटम में टर्निंग करंट क्या फ्लो होके जाएगा, तब आपको एक एटम का सिग्नल मिलेगा और तब आप एक एटम को देख पाएंगे। टिप शार्प नहीं है, जो मर्जी कर लें, आपको एटॉमिक रेजोल्यूशन नहीं मिलेगी। ये बात समझ आ, जितनी टिप वाइडर होती जाएगी उतनी वो ज्यादा एरिया को यहाँ पे आके इंटरेक्ट करेगी ना, तो वे सारे एरिया को, उसके नीचे जितने भी एटम आएंगे एक एटम सवर करेगी, एक स्पॉट देगी वो, क्योंकि हमने एंड पे इमेज उसी तरह बनाना है कलर कंट्रास्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो अब करंट फिर किस वजह से वेरी करेगा, टिप पोजीशन वेरी कर रही है तो करंट क्यों वेरी करेगा? स्कैंडी इलेक्ट्रॉन में तो हम किस वजह से वेरी करता था, सेम में करंट क्यों, सॉरी स्कैंडी इलेक्ट्रॉन की जो एमिशन है वो पॉइंट टू पॉइंट किस वजह से वेरी करती थी? सर एंगल की वजह से। एंगल की वजह, और एंगल किस वजह से वेरी करता था? आगे सर इसका सरफेस रफनेस, स्मूथ नहीं होती थी। सरफेस की रफनेस की वजह से। रफनेस की वजह से, कहीं सरफेस मोर रफ है लेस है तो उसकी स्टीपनेस वेरी करती थी, ठीक है। ठीक है, कितनी ये डीप स्टीप सरफेस है, किस तरह से है, यहाँ पे भी टर्निंग करंट सरफेस रफनेस की वजह से वेरी करेगा ना। बता सकते हैं क्यों? सरफेस रफनेस की वजह से हर पॉइंट पे टर्निंग करंट डिफरेंट होगा, क्यों, कैसे, थोड़ा इसे जस्टिफाई करें। सर एक तो सर वो टिप और उसके एटम्स के दरमियान सर डिस्टेंस भी है, जी जी शाबाश, बिल्कुल, टिप उसकी वजह से सर। तो सर अगर एक लेयर के अंदर एक एटम मिस है तो 0.3 नैनोमीटर का यानी डिस्टेंस इंक्रीज हो बिल्कुल सही जाएगा है, सर। ऐसे ही जैसे ये टिप, एक हम कांस्टेंट हाइट पे टिप पर ना स्कैन करते हैं, यहाँ पे जो है ना, इस पे जो रखे ना ये, सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें कांस्टेंट हाइट पे हम रख के स्कैन करते हैं, जब बम्प आएगा वहां डिस्टेंस कम होगा, जहाँ ट्रेंच आएगी वहां डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। टिप उसी हाइट पे स्कैन करें, एक ये हाइट इस पे फिक्स रखी जाती है, याद रखिएगा। क्लोज आपने एक दफा ले जाना है टिप को, इतना क्लोज ले जाना है कि आपको टनलिंग करंट मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। टनलिंग करंट ये करने के हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये आपको नजर आ रही है टनलिंग वोल्टेज बिटवीन सैंपल एंड टिप। टनलिंग वोल्टेज इसके दरमियान की जाती है, सैंपल और टिप के दरमियान, 2 कंडक्टर है ना, ये सैंपल भी कंडक्टर है और टिप भी क्या कंडक्टर है। तो इन दोनों के, ताकि करंट जहाँ से जो टनल उसको फ्लो हो सके, एटम से टिप तक जा सके जो है। अब हाइट फिक्स है, लेकिन क्योंकि सैंपल की रफनेस जो होती है वो चेंज होगी, यहाँ पे डिस्टेंस और है, इस एटम के ऊपर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ फिर कम हो जाएगा, यहाँ फिर बढ़ जाएगा, फिर ग्रेजुअली ये स्लोप आ रही है ना ऐसे, इस एटम का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसका कम, इसका और कम, ऐसे ही होगा ना। जिस तरह हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ग्रेजुअली डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, एटम टू एटम हो रहा है ना, एग्री करते हैं ना। ये इस रफनेस पे आप देख रहे हैं ना, Yes, हर sir. एटम का डिस्टेंस Yes, डिफरेंट sir. है। ये थोड़ा ज्यादा है, ये कम हो गया, बम पे देखे ना, फिर ये और कम बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर यहाँ कम होना शुरू हुआ, फिर कम होना शुरू हो गया, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया। तो इसलिए ये एक सिंपल फिनोमिना कि वी विल मेजर टनलिंग करंट एज अ फंक्शन ऑफ टिप पोजीशन, बिकॉज एट डिफरेंट टिप पोजीशन डिस्टेंस विल बी डिफरेंट बिटवीन टिप एंड सैंपल, और ये डिस्टेंस रफनेस की वजह से वेरी कर रहा है, तो इसलिए हमें रफनेस प्रोफाइल मिल जाएगी। जिस चीज की वजह से वेरी कर रहा है डिस्टेंस, वही प्रोफाइल हमें मिलेगी ना, ठीक है। तो ये रास्टर स्कैन होता है, एक तरफ से आपने टिप का स्कैन करना शुरू किया, ये एरो जा रहा है, एक्स में आए, फिर वाई में मुड़े, वापस गए, फिर वाई में मुड़े, फिर वापस आए, 2 और 4 ऐसे स्कैन है, लेकिन एक जगह पे नहीं है। आप एक लाइन कर ली, फिर साथ नेक्स्ट एरिया, फिर उससे नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये हमने एक लाइन के बाद कितना परे वाई में जाना है, इतना जितनी टिप शार्प है, ठीक है, बिल्कुल साथ, दूसरी लाइन बिल्कुल साथ होनी चाहिए, तीसरी उसके साथ, चौथी उसके साथ, इस तरह लाइन बाय लाइन स्कैन, कोई जगह अनएक्सपोज रह ना जाए जिसके ऊपर आपने टिप को क्या स्कैन ना किया, इस तरह से स्कैन करना है कंटिन्यूस है। तो ये सारा हम कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम से करते हैं कि ऐसे लाइन बाय लाइन स्कैन होता जाता है, ठीक है। एक्स वाई में इसमें एक 2D एरिया स्कैन आप करते हैं यहाँ पे,
ये स्कैन साइज आप खुद से डिसाइड करते हैं कि कितना ये, और ये रेंज पे डिपेंड करता है कि विद इन रेंज आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये फ्यू नैनोमीटर से लेके फ्यू माइक्रोमीटर तक आप क्या स्कैन कर सकते हैं, इतनी रेंज आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे 5x5 नैनोमीटर, 10x10 नैनोमीटर, और मैक्सिमम क्या है 1000x1000 नैनोमीटर मीन 1 माइक्रोमीटर, या 2000 नैनोमीटर, या 3000 मीन फ्यू माइक्रोमीटर। ये एक रेंज है, ये नोट करते जाया करें स्कैन रेंज क्या है। तो ये इसका सिंपल सा एंड पे एक 2D एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्या है, टनलिंग करंट इंटेंसिटी या क्वांटिटी ऑफ टनलिंग करंट एज अ फंक्शन ऑफ टिप पोजीशन, इस पूरे सरफेस एरिया पे एक 2D ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। उसको फिर वो कलर की फॉर्म में, कलर कोडिंग की फॉर्म में हम यहाँ पे क्या है फिर उसको क्या डिस्प्ले कर देते हैं, जैसा सेम में किया था। ये सारा कलर कोडिंग या कलर कंट्रास्ट का प्रिंसिपल वही है। अब यहाँ ज़रा ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कलर कोडिंग बार भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो कलर कोडिंग बार ये शो करता है, जैसे ये करंट वेरी कर रहा है, ये एक इमेज है, ये भी है, ये 4 इमेज हैं डिफरेंट साइज। हम इस इमेज को ही ले लें, मिनिमम करंट कितना आपके पास है 10 नैनोएम्पियर। जहाँ पे डार्क आपको कलर नजर आ रहा है वहाँ करंट कम, जहाँ करंट ज्यादा आ रहा है वहाँ पे क्या होगा, ब्राइट कलर होगा ना। सैम में क्या करते थे, जहाँ कम स्कैंडी इलेक्ट्रॉन मिलते थे वहाँ डार्क कलर ब्लैक, जहाँ ज्यादा स्कैंडी इलेक्ट्रॉन मिलते थे वहाँ क्या होता था, ब्राइट वाइट कलर होता था। ब्राइट यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन्स को आप करंट से रिप्लेस कर दें। था वो भी करंट एक किस्म का, उसे भी करंट ही कह सकते हैं, है भी वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करते थे आप। ठीक है, यहाँ प्रॉपर करंट की फॉर्म में कह रहे हैं, वहाँ उनकी इंटेंसिटी आप मेजर करते थे। ठीक है, इंटेंसिटी से स्पॉट्स जनरेट करते थे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। जहाँ हाई इंटेंसिटी निकल रही होती थी वहाँ से इलेक्ट्रॉन उसके पैरेलल में जो सामने स्क्रीन पड़ी होती डिटेक्टर होता था, वहाँ वो ज़्यादा फ्लैशेज ऑफ लाइट जनरेट करते थे। यहाँ फ्लैशेज ऑफ लाइट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जस्ट आपने क्या करंट को मेजर कर लिया है, क्योंकि दोनों में लीनियर रिलेशन है ना, करंट और डिस्टेंस में लीनियर होगी ना। जितना डिस्टेंस सैंपल और टिप का कम होगा उतनी रेशो से करंट कम होगा ना, राइट। सर ज्यादा होगा डिस्टेंस ठीक है, टिप के और हाँ एटम के दरमियान। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट इनवर्स है ना, डिस्टेंस ज्यादा तो करंट यस कम, सर। डिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ठीक है, एक लीनियर मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। ये आप अब आपको क्या है, करंट में चेंज को हाइट में चेंज में कन्वर्ट है ना। एक यही हम सेंसर्स में करते थे ना, कैलिब्रेशन कर्व बनाते थे, एक चीज चेंज हो रही, कैपेसिटेंस में चेंज को हम प्रेशर में चेंज में कन्वर्ट कर देते होते थे ना, कैपेसिटेंस डायफ्राम गेज में, याद है। यस जितनी सर। ज्यादा कैपेसिटेंस चेंज हुई है उतना प्रेशर में, ये इसकी भी कैलिब्रेशन कर्व होती है इसके अंदर। तो वो हमें हाइट वेरिएशन बता रहा होता है। तो बेसिकली हम मेजर करंट कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, मीन के एक लीनियर है, तो इसलिए हम इजीली हाइट वेरिएशन मेजर कर लेते हैं। और ये करंट की वेरिएशन आपको शो हो रही है, टोटल कितनी आ रही है इस ग्राफ में 10 से 18। तो आप एक रेफरेंस हाइट ले लेंगे कि इस डेप्थ में और इस मैक्सिमम हाइट में कितना डिफरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 नैनोपेयर का है ना। जहाँ मैक्सिमम सिग्नल मिल रहा है वहाँ 18 नैनोपेयर है, जहाँ मिनिमम मिल रहा है वहाँ क्या है 10 है। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा इस एटम की हाइट मैक्सिमम इस बॉटम से कितनी है। टोटल क्या है 18 माइनस 10 8 है। ये करंट में मेजर होगी, इसी करंट को हम हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो हमें ये एक रेलेवेंट हाइट पता चल जाएगी ना, डेप्थ कितनी है और हाइट कितनी है, यही हम जानना चाहते हैं ना। ट्रेंच की मैक्सिमम डेप्थ कितनी है और बम की मैक्सिमम हाइट कितनी है, यही चाह रहे होते हैं ना। रेफरेंस प्रोफाइल यही होती है ना। यस सर। कितना डीप है, ज्यादा से ज्यादा डीप कितना है। एक जमीन नाहमवार जमीन पे चल रहे हैं, उसकी आपने नाहमवारी मेजर करनी है। ठीक है, उसमें जो रफनेस है तो आप देखेंगे वो, उसके लिए आपको क्या है 2 चीजें होती है। अगर मैं चलो साइंटिफिकली भी आपको बता दूं, ओके ये पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। चलो इसको देखते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा। तो एनीवे हमने यही बात है, एक तो ये कि ट्रेंच की डेप्थ और मैक्सिमम हाइट की, ठीक है, ये याद भी जाती है कि जैसे बम टू बम डिस्टेंस कितना है। कुछ में ये ट्रेंचेस या गड्ढे बड़े बड़े होते हैं ना, ऐसे रफनेस को 2 तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है,
ट्रेंच या बम की हाइट या डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, यही वेवलेंथ कहते हैं ना इसे ही। जी सर। अगर स्मॉल रफनेस होगी तो ये जो वेवलेंथ के साइकिल की लेंथ भी स्मॉल होगी ना। अगर बड़े साइज की रफनेस होगी तो ये साइकिल यहाँ से शुरू होगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो बाउंस ट्रेंचेस आएंगे, ऐसे ही जी है। सर। तो इस तरह से हम रफनेस की क्या क्वांटिटेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं कितनी ज़्यादा रफनेस है जो है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये सिंपल है, आगे कलर कोडिंग में ही आ जाएगा। ये एटॉमिक साइज इमेज, ये आपको जो स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये एटॉमिक स्पॉट्स हैं। ये यहाँ शो हो रहा है कि अमेरिका से स्पॉट देख लें, इसमें ये सारे ये स्पॉट, ये ज़रा ज़्यादा जूम इमेज है, ये उससे भी जूम है, ये बड़े स्केल का है, ये उससे छोटे स्केल का है, ये उससे छोटे का है। इसमें नंबर ऑफ, ये हर स्पॉट एक एटम है, ठीक है। और इधर भी देखें ये, तो जहां जहां एटम पड़ा है वहां आपको ब्राइट सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि वहां आपको क्या मिल रहा है, यस सर। ऐसे ही है ना। तो जीरो नेग्लिजिबल मिल रहा है, डार्कनेस मिल रही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एटम के बिल्कुल सराउंडिंग में होता है, ठीक है। और दो एटम के सर्टेन डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि एटम की सराउंडिंग में बिल्कुल एग्जैक्ट सराउंडिंग में मैक्सिमम सिग्नल है, बाकी मिनिमम है। अगर आप देखना चाहिए लाइन प्रोफाइल नीचे ड्रा की हुई है, एक्स में डिस्टेंस है, वाई में क्या करंट है। करंट की वैल्यू क्या, इतना स्मॉल करंट है एटॉमिक लेवल, अब देखिए नैनो एम्पेयर्स में है। एक एटम कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है, नैनो एम्पेयर्स में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ज़ाहिर है एटम एक बहुत स्मॉल चीज़ है, मल्टीपल एटम्स का टर्निंग करंट इकट्ठा करें तो हो सकता है वो मिली माइक्रो एम्पेयर मिली में आ जाए जो है, ठीक है। तो ये बड़ा माइन्यूट सिग्नल है, तो इसलिए ये आम डिटेक्टर से इतना करंट डिटेक्ट करना आसान। यहाँ बड़े हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर लगे होते हैं जो करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। और भी मल्टीपल स्कैनर्स होते हैं फिर जो, इस वजह इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब आप मुझे बता सकते हैं इस ग्राफ से या इस ग्राफ से एक्स में डिस्टेंस, इसमें इसका स्कैन साइज कितना है, इस ग्राफ नीचे वाली लाइन प्रोफाइल से देख के बता दें इस स्कैन साइज का, इस स्कैन का टोटल साइज कितना है एक्स वाई में। 10 by 10 माइक्रोमीटर है, 100 by 100 माइक्रोमीटर है, कितना है कोई सर नीचे स्केल से 1.5 आपको पता चल जाए। शाबाश, ठीक है। 1.5 by 1.5 रफली ये स्केल स्कैन ही है ना तकरीबन। तो ये 1.5 नैनोमीटर बाय 1.5 नैनोमीटर है, 1.5 इतने स्मॉल एरिया पे ये स्कैन है। सेम की बस की बात नहीं है इतना छोटा स्कैन करना, ठीक है। वो हंड्रेड्स ऑफ मिली, ज़ाहिर उसका मैक्सिमम लिमिट भी तो हाई है ना, 10 मिलीमीटर है स्केयर है। तो ये इसका स्मॉलेस्ट स्कैन है, इससे कम स्कैन करना, इससे भी कम है। ये कितना स्कैन साइज है यहाँ पे, क्रॉस 0.75। नैनोमीटर स्केल, 1 से भी लेस एरिया है। और इसमें कितने एटम है, 1 नैनोमीटर स्केयर एरिया में काउंट कर लें, 1 और 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा है ना एरिया 10 रफली। ये थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं एरिया में, और आने भी इतने ही चाहिए ना। एवरेज देखें कि 1 नैनोमीटर लाइन में 3 आते हैं ना, तो 1 नैनोमीटर स्केयर में कितने आने चाहिए, 9। 9। अगर उनका साइज 0.3 हो तो, अगर उनका साइज क्या पॉइंट, हमने एवरेज लिया हुआ है ना एटम का साइज, तो रफली देखें उतने ही आ रहे हैं 8 9 एटम, एरिया भी 1 नैनोमीटर स्केयर ही है रफली जो है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ ये लाइन, ये आपको एग्जैक्ट हाइट बता रही है लाइन पर 5। ये एटम के ऊपर क्या है, हाइट कितनी है, ये 10 से 18 के दरमियान यहाँ एटम पड़ा है, ये लाइन बता रही है यहाँ सिग्नल वीक है, फिर एटम आ रहा है ये हाइट पे। तो एक ये इस एटम का एक सिग्नल है, एक एटम का सिग्नल है, ये दो जगह आपको पीक्स मिल रही हैं। तो इसमें कितनी जगह पीक मिल रही हैं, 1 2 3 4, 4 जगह पे मिल रही है ना। ये लाइन जो जहाँ पे आप ये ऐसे निकल कर लें, सॉफ्टवेयर होता है असल में, उससे हम ये लाइन प्रोफाइल ड्रा करते हैं। इधर लाइन यहाँ ड्रा की तो उस लाइन के नीचे नीचे जो रफनेस की प्रोफाइल है वो आपको मिल रही है उस लाइन के नीचे, ठीक है। यहाँ लाइन ड्रा करेंगे उस लाइन के नीचे मिल जाएगी यहाँ लाइन, क्योंकि लाइन बाई लाइन स्कैन हुआ है ना, एक एक लाइन का डाटा रिकॉर्ड है। हाँ, इस एक लाइन का स्कैन फिर दूसरी लाइन का, जितना लाइन का जितनी लाइन का डाटा रिकॉर्ड है, किसी जगह पे लाइन ड्रा कर लेंगे आपको उस जगह पे क्या रफनेस पर, अगर किसी जगह एटम मिसिंग होगा तो वहां क्या आ जाएगी, टेंस आ जाएगी ना। सर 0 देगा।
करंट। हाँ 0 वहां देगा। जैसे ये एटम मिसिंग होता तो ये पीक आई, यहाँ पे भी 0 सिग्नल और यहाँ पे भी 0 होना था। और यहाँ पे देखो इस जगह एटम है 1, दूसरा कौन है, कितने एटम आ रहे हैं 4। तो हर एटम के दरमियान डिस्टेंस कितना बना फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग रफली 0.4 0.4 और 3 बनता है ना 4 एटम। ये 6 एटम 1 2 3 इसे हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट सेशन 48 थे मैक्सिमम। सर ज्यादा थे। सॉरी, अच्छा ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, मैं 48 तक देखा था फिर मुझे याद है। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं अभी। मैक्सिमम बता सकते हैं कितने थे फर्स्ट सेशन में? सर 55 तक थे। ठीक ठीक कर रहे हैं मैं आपको। तो ये चैप्टर बहुत ही बेसिकली आसान चैप्टर है, ठीक है, और इसमें फिजिक्स के लिहाज से जो कंसेप्ट है वो टफ नहीं है, ठीक है। असल जो इसकी इंजीनियरिंग है इन चीज़ों की, जो सेंसर्स हैं उन्होंने इतना माइन्यूट डाटा, इतना एटॉमिक स्केल पे डाटा वो कलेक्ट करना होता है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ होता है, फिर उसको प्लॉट करना होता है, स्टोर करना होता है। तो ये चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, बस वहाँ पे है उसकी इंजीनियरिंग थोड़ी टफ है इन चीज़ों की।